कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पावर के पीछे भागते हैं और कुछ लोग सिस्टम को ही अपना सुरक्षा कवच बना लेते हैं। 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क सिटी में मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर, जो कि एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल है, सुबह के 6:30 बजे एक 66 इयर्स का आदमी अपनी जेल सेल में डेड पाया जाता है। उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। लेकिन उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं मरा था, उसी के साथ जवाबों का पूरा एक सिस्टम मर गया था। क्योंकि ये एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये कहानी है पैसे, पावर, एलीट नेटवर्क्स और एक ऐसे सिस्टम की जो डेकेड्स तक एक प्रीडेटर को प्रोटेक्ट करके रख रहा था। शुरुआत से जेफरी एप्स्टीन का जन्म होता है 20 जनवरी 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई बिलियनियर फादर और ना ही कोई पॉलिटिकल डायनेस्ट। जेफरी एप्स्टीन का जन्म होता है एक मिडिल क्लास ज्यूइश घर में। ये एक बहुत ही नॉर्मल शुरुआत थी। जेफरी बचपन से ही एकेडमिकली बहुत शार्प था, खासकर मैथमेटिक्स में। लेकिन वो ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं था, यानी कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जॉब लो, वो सब उसे नहीं करना था। और अपना अलग रास्ता बनाते हुए जेफरी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन फिर 1974 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी की डायरेक्शन ही बदल दी। 1974 मैनहट्टन का एक एलीट प्राइवेट स्कूल जिसका नाम था डेल्टन स्कूल। यहाँ पढ़ते थे वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर सीईओ, पॉलिटिकल फैमिलीज के वंशज और नेक्स्ट जनरेशन बिलियनियर्स। और इसी स्कूल में बिना डिग्री के जेफरी एप्स्टीन को टीचर की जॉब मिल जाती है। मैं पहले ही बता देती हूँ, डेल्टन सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये अपने में ही एक नेटवर्किंग हब था। और एप्स्टीन इस बात को बखूबी जानता था कि अगर आप पावर में रहने वाले लोगों के बच्चों के करीब रहोगे, इसका मतलब ये है कि आप पावर के करीब हो। इसीलिए जेफरी उस स्कूल में सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो ऑब्जर्व भी करता था। कौन किससे कनेक्टेड है, कौन कैसे बात करता है और कौन कैसे दरवाजे उसके लिए खोल सकता है। यहीं से एप्स्टीन का फोकस क्लियर होता है। पैसा बाद में, पहले एक्सेस। फिर डेल्टन के कनेक्शंस उसको लेकर जाते हैं बियर स्टर्न्स तक। ये थी वॉल स्ट्रीट की एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट फर्म। 1976 में एप्स्टीन इस फर्म को ज्वाइन करता है, बिना डिग्री, बिना MBA, बिना फाइनेंस की डिग्री और बिना ट्रेडिशनल क्रेडेंशियल्स के। फिर भी रैपिड प्रमोशन, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स और इंटरनल ट्रस्ट। एप्स्टीन यहाँ एक और चीज सीखता है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा मूव करना रियल पावर है। फिर उस इन्वेस्टमेंट फर्म में तकरीबन 5 साल काम करने के बाद एप्स्टीन 1981 में बियर स्टर्न्स छोड़ देता है। एग्जैक्ट रीजन कभी पब्लिकली क्लियर नहीं होता है, लेकिन एक बात श्योर थी, एप्स्टीन वॉल स्ट्रीट के स्किल सीख चुका था। ऑफशोर स्ट्रक्चर, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन और फाइनेंशियल सीक्रेसी, ये सब वॉल स्ट्रीट के क्लाइंट्स को चाहिए था और अब वो रेडी था अपना खुद का एम्पायर बनाने के लिए। फिर होती है 1980s की शुरुआत, जब जेफरी एप्स्टीन अपनी खुद की फाइनेंशियल फर्म को स्टार्ट करता है। कंपनी का नाम होता है जे एप्स्टीन एंड कंपनी। इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात ये थी कि पब्लिक रिकॉर्ड्स में कोई क्लाइंट को लिस्ट नहीं किया था, कोई ट्रेडिशनल हेज फंड स्ट्रक्चर नहीं था। ये कंपनी ज्यादातर प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के नाम पर ऑपरेट होती थी और सबसे जरूरी, इस कंपनी के ऑपरेशंस काफी ज्यादा ओपेक थे। जब भी एप्स्टीन से इसके बारे में पूछा जाता था तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, आई मैनेज मनी फॉर पीपल हु वैल्यू प्रिवेसी। एप्स्टीन का सिर्फ एक ही मोटो था, वो उन सबके पैसे को मैनेज करना चाहता था जिन्हें अपने पैसे की जानकारी डिस्क्लोज नहीं करनी थी। फिर कुछ समय बाद एप्स्टीन के एक सबसे बड़े क्लाइंट का नाम पब्लिकली डिस्क्लोज होता है। नाम था लेक्स वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट और एल ब्रांड का ओनर। फाइंडिंग्स में ये भी पता चलता है कि वेक्सनर ने एप्स्टीन को मैनहट्टन का एक लग्जरी मैंशन दिया था। इसके अलावा फाइनेंशियल अथॉरिटी भी दी थी और एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस भी था। और यहीं से एप्स्टीन का लाइफस्टाइल एक्सप्लोड करता है। प्राइवेट जेट्स, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ऑफशोर ट्रस्ट और इंटरनेशनल मोबिलिटी। आप यकीन नहीं मानोगे, 1990 तक आते आते एप्स्टीन की नेटवर्थ $100 of million का एस्टिमेट किया जाता है। पर एक सवाल हमेशा रहता है, इतना पैसा आखिर आया कहां से? और इसका जवाब फुल्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं था। फिर आता है एप्स्टीन का वो डिसीजन जिसकी वजह से विश्व के जितने भी बड़े फिगर्स थे वो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। 1998 के आसपास एप्स्टीन एक ऐसी चीज खरीदता है जो कि सिर्फ लग्जरी नहीं थी, वो चीज एब्सोल्यूट कंट्रोल रिप्रेजेंट करती थी, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, यूएस वर्जिन आइलैंड में एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड। पब्लिकली एप्स्टीन इस आइलैंड को डिस्क्राइब करता था एक प्राइवेट रिट्रीट के तौर पर, ऐसी जगह जहां पर मीडिया की नजर ना पड़े, पापाराजी का प्रेशर ना हो और जहां प्रिवेसी एक सेलिंग पॉइंट हो। अगर आपको याद हो तो शुरुआत से ही एप्स्टीन की यूएसपी रही है कि वो प्रिवेसी बेचता था, जो कि किसी भी बड़े पब्लिक फिगर के लिए बहुत ही ज्यादा महंगी थी। पब्लिकली तो एप्स्टीन ने यही बताया था कि ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर उसके सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए। बट वो एंजॉयमेंट क्या थी वो किसी ने सोची भी नहीं थी। ये आइलैंड कोई नॉर्मल हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं था, यहाँ पर कंट्रोल्ड एक्सेस था, कौन आएगा, कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, सब डिसाइड होता था। इस आइलैंड पर मल्टीपल बिल्डिंग्स थे, हर एक का अलग पर्पस। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ
यहाँ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए। और बताया ये भी जा रहा है कि उसी आइलैंड में एक अंडरग्राउंड टनल भी थी। अब वो कौन यूज करता था, गेस्ट यूज करते थे या उस आइलैंड का स्टाफ यूज करता था, कुछ नहीं पता। जो इस आइलैंड की विक्टिम्स थी ना, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया था कि उनके मुताबिक ये एरिया सिर्फ प्रिवेसी के लिए नहीं था, ये एरिया था आइसोलेशन के लिए। उन्हीं टेस्टिमनीज के अकॉर्डिंगली अंडर एज गर्ल्स को प्राइवेट जेट के थ्रू इस आइलैंड पर लाया जाता था, उन्हें बताया जाता था कि ये जगह सेफ है, फिर वहाँ हुआ और कुछ लोकेशंस पर सर्वेलेंस सिस्टम का यूज होता था। ये एलिगेशन कोर्ट रिकॉर्ड और सिविल फाइलिंग्स का हिस्सा बनते हैं और दुनिया पहली बार समझती है कि ये आइलैंड सिर्फ रिच लोगों का प्राइवेट वेकेशन स्पॉट नहीं था, बल्कि कुछ बड़ा था। और फिर मीडिया ने इसे एप्स्टीन आइलैंड कहना शुरू कर दिया और इसी मोमेंट पर कहानी का टोन बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ मोरालिटी या फिर कैरेक्टर का सवाल नहीं रह जाता है, अब ये एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी का केस हो चुका था। यहीं से एप्स्टीन की कहानी कंट्रोवर्शियल बिलियनियर्स की नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के इन्वेस्टिगेशन की बन जाती है। Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? What was the name of any of the underage minors that were the subject of the criminal charges to which you pled guilty? अब आता है साल 2005, पाम बीच, फ्लोरिडा के अंदर, जब एक 14 साल की बच्ची लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। Hello. Hi, how are you? I'm good. I'm returning your call. I apologize. I don't know exactly what for. It's okay. It was an incident that occurred maybe like three and a half weeks ago with one of my stepdaughters. Wednesday at school, who got into a fight and she had over $300 on her. वहाँ के पुलिस कर्मियों ने सोचा भी नहीं था कि ये कंप्लेंट बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होने वाली है। उस 14 साल की बच्ची ने बताया कि एक रिच और पावरफुल आदमी ने मुझे मसाज के नाम पर बुलाया, फिर और पैसे देकर चुप रहने बोला। उस आदमी का नाम था जेफरी एप्स्टीन। If you think at 14, $200, that's a lot of money at 14 years old. I mean, that's a lot of money now. She's like, oh, do you need to make any extra money? I'm like, yeah. She's like, okay, I can give you, like $200. There's this older guy in Palm Beach. He gets a lot of massages from girls. पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट इसे इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ती है, पिक्चर और भी डार्क होने लग जाती है। पुलिस को ये पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि मल्टीपल अंडरएज लड़कियों के साथ भी यही हुआ है, जिसमें सेम पैटर्न था, सेम लोकेशन और सेम पेमेंट मेथड। I was 16. I started going to him when I was like 14 turning 15. और फिर 2006 तक आते आते पुलिस ने तकरीबन 30 विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया, फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए, विक्टिम्स की टेस्टिमनीज रिकॉर्ड हुई और लोकल पुलिस का मानना ये था कि ये एक क्लियर सीरियल प्रेडेटर का केस है। पुलिस चार्जेस रिकमेंड करती है फेलोनी माइनर। यहाँ से ये केस नॉर्मली फेडरल प्रोसिक्यूशन तक जाना चाहिए था, पर यहीं से कहानी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। साल 2007-8 में केस फेडरल प्रोसिक्यूटर तक जाता है और फिर होता है एक डील जो आज भी यूएस की लीगल हिस्ट्री में एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाई जाती है। इतने बड़े क्राइम के बाद एप्स्टीन को मिलती है सिर्फ 13 महीने की जेल। जेल भी कोई ऐसी वैसी नहीं, जैसे इंडिया में पॉलिटिशियंस और बड़े फिगर्स को मिलती है वैसे ही। जेल बहुत स्पेशल थी, हफ्ते के 6 दिन बाहर जाने की परमिशन और ऑफिस में काम करने का ऑप्शन। इसके बाद फेडरल चार्जेस ड्रॉप किए जाते हैं और सबसे शॉकिंग बात होती है कि विक्टिम्स को इस बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता है। और फिर कोर्ट ये कहती है कि विक्टिम्स के राइट्स तो वायलेट हुए हैं जी, बट तब तक जेफरी एप्स्टीन बाहर आ चुका था, उसकी रेपुटेशन टस से मस नहीं हुई। सरल शब्दों में कहूँ तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। ये जस्टिस नहीं थी, ये पावर के साथ नेगोशिएशन था। अक्सर लोग सोचते हैं कि कन्विक्शन के बाद तो सब खत्म हो गया होगा, बट इस केस में रियलिटी उल्टी थी। 2008 के बाद एप्स्टीन यूनिवर्सिटीज को डोनेशन देने लग गया था, साइंटिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा था और ये तो कुछ भी नहीं, बिलियनियर्स के साथ भी ओपनली सोशलाइज करता था, जो कि पहले उसने कभी नहीं किया। उसकी स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि अगर मैं एलीट और इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ खड़े होऊंगा तो मेरी क्रिमिनल आइडेंटिटी ब्लर हो जाएगी, और इसे कहते हैं रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग। ऐसा करने से मीडिया कॉशियस हो जाता है, लीगल टीम्स एग्रेसिव होते हैं और जो क्रिमिनल के ऊपर स्टोरीज बन रही होती हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं। बट जरा सोचो विक्टिम्स का क्या? विक्टिम्स सिस्टम से थक चुके थे, ट्रॉमेटाइज थे और बिल्कुल आइसोलेट हो चुके थे। बट
बट इससे एप्स्टीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। एप्स्टीन दोबारा ग्लोबल एलीट सर्किट का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन तक लिमिटेड नहीं थी। यहाँ पर एक और नाम आता है जिसका नाम था गिलेन मैक्सवेल। अब जरा इसके बारे में समझो, ये कौन थी। गिलेन मैक्सवेल रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी, जो कि एक बहुत ही रिच ब्रिटिश मीडिया टाइकून था। गिलेन मैक्सवेल की भी बहुत ही एलीट अपब्रिंगिंग थी। इसका मतलब ये है कि सोशल सर्कल्स में ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। अब जरा समझो यहाँ पर मैक्सवेल की कहानी कैसे आती है। तो विक्टिम्स ने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि जो गिलेन मैक्सवेल हैं, उसने उन सभी विक्टिम्स को रिक्रूट किया था और इस मैक्सवेल ने को बहुत ही नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी और विक्टिम से अकॉर्डिंगली एप्स्टीन मैक्सवेल को ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था। ago did a English lady come up to me. She introduced herself as Ghislaine Maxwell. She was beautiful, she looked educated, she was nice. She said, "Oh, that's interesting, you're reading a book about massage therapy." And she said, "You know, I actually know this guy who's looking for a traveling masseuse. You know, if you want, you can come by this afternoon after work and you can come meet." फिर दिसंबर 2021 में यूएस कोर्ट ने मैक्सवेल को भी कन्विक्ट किया। चार्जेस थे और रिक्रूटमेंट और ग्रूमिंग। इस वर्डिक्ट का ना एक मीनिंग था कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, नेटवर्क का एग्जिस्टेंस कोर्ट ने प्रूव कर दिया था। Can you list for me all the girls that you have met and brought to Jeffrey Epstein's house that were under the age of 18? Can you list all the girls that you found for Jeffrey Epstein that were under the age of 18 to come work for him in any capacity? आगे की कहानी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इन्वेस्टिगेटर्स ने एप्स्टीन के उस आइलैंड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ डिस्टर्बिंग चीजें मिलती हैं। एप्स्टीन ने मल्टीपल रूम्स में कैमरास लगाए हुए थे। उसके पास एक डिटेल्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, फ्लाइट लॉग्स और गेस्ट रिकॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। और यहीं से एप्स्टीन की ब्लैकमेल थ्योरी शुरू होती है। अब जरा सुनो सच क्या है। रिकॉर्डिंग सिस्टम का एग्जिस्टेंस प्रूवन था, बट ब्लैकमेल का डायरेक्ट प्रूफ कभी कोर्ट में एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। नेटफ्लिक्स स्टाइल ऑनेस्टी यही है। तुम सोचो जरा, इंफ्रास्ट्रक्चर था बट उसका फाइनल इंटेंट कभी लीगली प्रूव ही नहीं हो सका। और इसका कारण सिंपल था, क्योंकि एप्स्टीन ट्रायल तक जिंदा ही नहीं रहा। जुलाई 2019 फेडरल अथॉरिटीज फाइनली एप्स्टीन को अरेस्ट करते हैं। 2 चार्जेस लगाए गए, माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी। याद है जैसे 2007-8 में एप्स्टीन को एक खुली छूट मिली हुई थी, वो कभी भी जेल से बाहर आ जा सकता था, अपना काम कर पा रहा था और उसे जेल के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं मिली थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उसकी बेल डिनाई कर दी जाती है। एविडेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं और ट्रायल्स को अवॉइड करना नामुमकिन था। पब्लिक ने सोचा कि चलो अब तो सच सामने आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड पाया जाता है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन होता है सुसाइड। अब समझो वो फैक्ट्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करी थी उसके अकॉर्डिंगली गार्ड सो रहे थे जब ये हादसा हुआ। रिपोर्ट में ये भी लिखा है जो सीसीटीवी कैमरास थे वो माल फंक्शन कर गए थे, यानी कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एप्स्टीन का सेलमेट था, जो उसी के साथ उस जेल में रह रहा था, वो उस समय एब्सेंट था, यानी कि एप्स्टीन उस समय बिल्कुल अकेला। लोगों ने कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगाना शुरू कर दी कि कहीं उसे अंदर ही किसी ने मार तो नहीं दिया, या वो कैमरास माल फंक्शन अपने आप नहीं हुए, उसे किया गया। और भी कई सारी बातें बाहर आने लगी, क्योंकि अगर एप्स्टीन जिंदा रहता ना तो बहुत चीजें सामने आ जाती। अब जरा समझो एप्स्टीन फाइल्स में क्या पाया जाता है। तो 2019 के बाद खासकर 2024 से 26 के बीच में डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएस की बॉडी है, उसने लाखों डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया, जिसमें थे ईमेल्स, फ्लाइट मेंशंस और इवेंट इन्विटेशंस। बट इस लिस्ट में जो जो नाम आ रहे थे, मीडिया ने उसे गिल्ड के साथ प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे चलो कुछ लोगों का तो नाम आया, उसके साथ फोटोज भी आई जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, बट कुछ जगहों पर जस्ट नाम मेंशन था, जैसे किसी ईमेल आईडी में या फिर किसी इनविटेशन में। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वहां होना या ना होना इस बात से सिद्ध नहीं करता। उस एप्स्टीन फाइल में कई सारे पब्लिक फिगर्स के कैजुअली रेफरेंसेस लिए हुए हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है और कई सारे अनवेरिफाइड क्लेम्स हैं। अब जरा समझो जो इंडियन फिगर्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया है उसका क्या मतलब बनता है। पहला सबसे बड़ा नाम आ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जहाँ पे ये नाम लिया गया है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की इजराइल विजिट को मेंशन किया है। और जो
आगे नाचने गाने की बातें लिखी हैं, उसे इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा रिजेक्ट कर दिया है। इसी के बाद नाम आता है हरदीप सिंह पुरी जी का, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। उन ईमेल्स में सिर्फ मीटिंग का मेंशन है, बट वहाँ पर डिप्लोमेटिक और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। यहाँ पर भी एलिगेशन नहीं लगाए जा सकते हैं। फिर नाम आता है दीपक चोपड़ा का, जो कि इंडियन अमेरिकन ऑथर हैं। उनके भी ईमेल एक्सचेंज सामने आए जेफरी एप्स्टीन के साथ, बट चोपड़ा ने भी यहाँ पर डिनाई कर दिया और कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैजुअल इंटरेक्शन था, ना कि कोई क्राइम। यहाँ समझना जरूरी है कि इंडियन नाम से हेडलाइन जरूर बन सकती है, बट एविडेंस के बिना कोई एलिगेशन नहीं। अब जरा समझो, एप्स्टीन का जो क्राइम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे के बिना पॉसिबल नहीं था। मेजर बैंक्स पे रेड फ्लैग डिटेक्ट होते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट फाइल होती है, लेकिन अकाउंट्स फिर भी चलते रहते हैं। फिर बाद में बैंक्स ने $100 of million का सेटलमेंट किया। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, बट बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंस है। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ की नहीं है, ये कहानी है कि पावर कैसे अकाउंटेबिलिटी से भागती है, पैसा कैसे कानून को स्लो कर देता है, और कैसे विक्टिम सबसे लास्ट प्रायोरिटी बन जाती है। और सबसे डिस्टर्बिंग सच, सिस्टम जो एप्स्टीन को प्रोटेक्ट करता था, वो सिस्टम आज भी टस से मस नहीं हुआ। तुम सोचो जरा, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम इस लिस्ट में है। इसके अलावा बिल गेट्स से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक बताया जा रहा क्राइम में शामिल थे, बट इनमें से जो जिंदा हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और जो मर गए उनकी तो बात ही खत्म। जेफरी एप्स्टीन पावरफुल इसलिए नहीं था क्योंकि वो रिच था, वो रिच इसलिए था क्योंकि उसे पावर ने प्रोटेक्ट किया हुआ था। एप्स्टीन तो मर गया है, बट सवाल अभी भी जिंदा हैं, और शायद यही सवाल इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है।